नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 8वीं का अगला अध्याय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अनूठी मानी अनोखी दुनिया। चिट्ठी क्या होता है? पत्र। जिनमें संदेश लिखकर दूसरे व्यक्ति तक भिजवाया जाता है। वो कागज से बनी हुई जो पत्रिका रहती है उसे चिट्ठी कहते हैं। कागज ही होता है, परंतु उसमें कोई संदेश लिख दिया जाता है तो वो चिट्ठी बन जाती है। तो उस अनूठी दुनिया के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि आज के समय में इसकी कितनी उपयोगिता है, इसका क्या इतिहास रहा है और इसका कितना क्या उपयोग है आज के ज़माने में। ठीक है, आज फ़ोन का ज़माना है, नेट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है और ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम जानकारी प्राप्त करने की आज कुछ कोशिश करेंगे। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अनोखी दुनिया, इस जो पाठ है इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। कौन है? अरविंद कुमार सिंह इसके लेखक है। एक बात क्लियर, पाठ का नाम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, लेखक अरविंद कुमार सिंह। तो देखो अब याद कैसे रहेगा भाई, इतना सारा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर और लेखक का नाम क्या है? बहुत सारे लेखक हैं। अब देखो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो उसमें भी नाम है अरविंद कुमार सिंह। बड़ा सा नाम, बड़ा सा लेखक, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। मतलब पत्रों की दुनिया भी क्या है? अजीबोगरीब है, बड़ी अनोखी है। अजीबोगरीब है ना, अनोखी है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। संचार का आधुनिकतम कम्युनिकेशन क्या है आज का साधन? मोबाइल, इंटरनेट, ये नहीं कर सकता। पत्र जो काम कर सकते हैं आज का संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? सवाल किया है, कहाँ दे सकता है? मतलब पत्र जैसा जो संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, फोन या एसएमएस। एसएमएस क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा। हिंदी में लघु संदेश सेवा, इसे अपना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसएमएस। ठीक है, कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, एक नया सिलसिला दौर शुरू करते हैं। और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद, नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। आप देखो, कई बार कहते हैं कि फलाने फलाने राजनेता का ये पत्र उजागर हुआ, उसके साहित्य में ऐसे कहा गया, उस कला के क्षेत्र में ऐसे कहा। तो इंडिया पूरे नए नए पत्र आ जाते हैं तो क्या कहते हैं? नई नई घटनाओं की क्या कहते हैं? विवाद खड़े कर जाते हैं। अभी कोई घोटाला होता है तो कोई पत्र ऐसा मिल जाता है तो उससे पता चल जाता है कि यार ये विवाद हुआ है, ये घटना घटित हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। जब कोई बड़ा भ्रष्टाचार होता है या कुछ देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, जो व्यक्ति शामिल होते हैं सबसे पहले उनके जो मकान जिस परिवेश में रहते हैं उसे सील कर दिया जाता है। उनके लैपटॉप, उनकी डायरियां, सब कुछ सील में कब्जे कर ली जाती है ताकि कुछ नया मिले, कुछ चीज़ मिले उसे खोजने। तो तभी तो क्या है कि राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी क्या होते हैं? पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, जितना भी लिटरेचर है पत्रों पर केंद्रित है। अब भारत की खोज क्या है? पत्रों से ही तो निर्मित है। जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते थे? जेल में थे। अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को क्या लिखा थे? पत्रों के माध्यम से उसे जानकारी दिया करते थे। तो एक पुस्तक बन गई, तो साहित्य बन गया वो। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका रही है। जब मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी क्या रही है? भूमिका रही है। कि पहले संदेश ऐसे किस में लिखा जाता था? बड़े बड़े पेड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे। फिर कुछ ऐसे कुछ बड़े और मोटे मोटे 2-3 पत्तों को एक साथ बांध करके एक पोथी के रूप में रखा जाता था। फिर धीरे धीरे मोटा मोटा कागज निर्माण हुआ। उस तरह ये इसका एक विकास हुआ है मानव सभ्यता का धीरे धीरे। ठीक है, उसकी एक उसमें बड़ी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, फीलिंग्स है भाई। पत्र में संदेश होते हैं, वो सब का भाव एक जैसा है।
नाम अलग अलग हो सकता है, नाम अलग है परंतु पत्रों का काम एक ही है, उनका भाव एक ही है, उन लोगों की समझ में एक ही आता है। पत्र में क्या आते हैं, संदेश आते हैं। पत्र को अब देखिए याद रखने वाली है, इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये याद भी रखना है, एग्जाम में भी आएगा, ये ध्यान रखना है। जो पत्र पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो डाक पहुंचाता है उसे कहते हैं डाकिया। जो ये खाकी रंग की ड्रेस होती है, टोपी होती है, थैला होता है, इस तरह का व्यक्ति होता है डाकिया, जो घर घर जाकर संदेश बांटता है, ठीक है, चिट्ठी लेकर बांटता है। और इसी के लिए भारत सरकार का विभाग काम करता है, भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाक सेवा है, इसी के तहत इंडियन पोस्टल सर्विसेज काम कर रही है, ठीक है। अब देखो इसके उच्च अधिकारी को क्या कहते हैं, आईपीएस, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के तहत जो आता है ना वो आईपीएस बोलाता है। एक होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, तो इसके अधिकारी को भी आईपीएस बोलते हैं। देखो अब पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं। मतलब तेलुगु में 3 नाम है, उत्तरम, जाबू, लेख, और तमिल में कड़िद के नाम से जाने थे। कड़िद, तमिल और कड़िद, याद रखने का तरीका, तमिल में तमिल है और कड़िद में भी 3 अक्षर है, वही छोटी मात्रा, इसमें भी छोटी मात्रा, तमिल कड़िद। और तेलुगु में है उत्तरम, जाबू, लेख, कन्नड़ में कैफ और कागज और कैफ और कन्नड़, याद रखने ना। उर्दू में खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, याद रह जाएगा, ये ट्रिक्स होते हैं याद करने की। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। अब बात यादी, पत्रों का काम क्या है, यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। यादों को सहेजते हैं, सबसे पहला काम पत्रों का क्या है, यादों को सहेजना। हर एक की अपनी ये क्या है, एक कला है, लेखन की कला होती है पत्र लेखन की। और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। भाई ये पत्र है, औपचारिक पत्र का अलग दायरा होता है, अनौपचारिक पत्रों का अलग दायरा होता है, व्यावसायिक पत्रों का अलग, अपने पत्रों का अलग अलग दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। ठिकाने माने स्थानों तक जाते हैं। ठिकाने क्या होता है, स्थानों तक, डेस्टिनेशन। भारत में तो रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। कितनी डाली जाती हैं, 4.5 करोड़ चिट्ठियां, कितनी बड़ी मात्रा देखो। अब जो इससे साबित, ये बात साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, मतलब पत्र कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ के अंदर। याद रखो, गिननी नहीं जाती हैं अपने से, 1000 चिट्ठियां नहीं गिनी जाएंगी, 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। अब देखो, प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1953 सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, कौन थे, हरकारे, ठीक है, हजारों साल पहले राजाओं के समय में डाक कौन ले जाते थे, हरकारे, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रनर्स, जो दौड़ के जाते थे, या फिर तेज घोड़े रहे, तेज घुड़सवार रहे, जो घोड़े पर सवार होकर संदेश पहुंचाते थे। उसके बाद पहिए आए, मतलब पहले कौन थे, हरकारे, रनर्स, फिर तेज घोड़े या फिर तेज घोड़े रहे। उसके बाद पहिया आया, पहिए का आविष्कार हुआ, तब रेल और तार में भारी बदलाव आया। रेल सेवा, पहिया आया तो रेल बनी, और जब रेलवे तैयार हुई, रेलगाड़ी बनी, तो तार और जल्दी पहुंचने लगा। फिर तार की आई, तार की व्यवस्था हुई। तार से क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता था, जो वहीं से अक्षर, एक मशीन होती थी, उसमें टाइप किया जाता था, बटन दबा दिया जाता और दूसरी जगह जाके छप जाया करता था। तो उस समय काम किया करता था तार विभाग। तो दोनों विभाग एक साथ है, डाक तार विभाग, ठीक है। तो तार बंद हो गया तो डाक विभाग ही रह गया। तो कौन सा विभाग था, तो पहले क्या थे, हरकारे या तेज घुड़सवार थे। उसके बाद क्या आया, पहिया। पहिया आने से किसका आविष्कार हो, रेलवे। अब तार विभाग का आविष्कार हो गया, तार से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेंजर मशीन थी, उसके माध्यम से उसमें क्या होता है, एक जगह मैसेज चाहते थे, दूसरी जहां भेजना होता था वो बटन दबा देते थे, वहां की मशीन में वो छप जाया करता था, और वहां से तारमैन होता था। ऐसे ही उस विभाग में कौन सा काम करता था, तारमैन। डाक विभाग में डाकमैन, यानी डाकिया। वो तारमैन उसको ले जा करके और संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा दिया करता था। देखो, तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब आपसे पूछा गया, रेलवे से भी तेज गति से कौन सी व्यवस्था है जो भारत सरकार की, जिसने बहुत संवाद पहुंचाने का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू किया
रेल से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने शुरू किया। किसके आविष्कार के बाद शुरू हो सका ये? तार के आविष्कार के बाद। अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। अब आप क्या आ गया? टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया, वायरलेस आ गया, रडार आ गया, तो दुनिया बदल रहा है। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब कितना तेजी से विकास हो रहा है। और रडार, ये दुनिया बदल रहा है। अब ये दुनिया क्या हो रही है? बदल रही है। तो ये आएंगे तो यहाँ पे डबल इंटेड कोम आ जाए, इसे डबल इंटेड कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। देखो दो है कोमे, यहाँ भी दो कोमे, तो मतलब ये किसी का कहा गया कथन होता है। जब किसी का कहा गया कथन होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में दर्शाते हैं। क्लियर आया बात? और सिंगल लगाते हैं जब कोई महत्वपूर्ण स्थान को दर्शाने के लिए वो बात कहते हैं। क्लियर आया? जैसे धर्मशाला हिमाचल का पर्यटन स्थल है, ठीक है, तो धर्मशाला को इनवर्टेड कोमास कर देते, महत्वपूर्ण स्थान हो गया। कुछ महत्वपूर्ण चीज को दिखाने के लिए वो सिंगल इनवर्टेड कोमास यानी एक गहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। पिछली शताब्दी में, पिछले 100 सालों में, शताब्दी मतलब 100 साल, 100 वर्षों का समूह, 100 अवधि मानी वर्ष, 100 वर्षों के समूह में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। क्या किए गए? विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप देखो, मतलब इसने डाक पत्र लेखन ने क्या किया? एक कला का रूप धारण कर लिया, आर्ट का। तो डाक व्यवस्था में के सुधार के साथ पत्रों को भी सही दिशा देने के लिए डाक व्यवस्था में सुधार कर दी और सब पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। और लेटर कल्चर यानी पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम, अब इसको कल्चर पैदा करना है तो इसे तो स्कूली पाठ्यक्रम जो स्कूली सिलेबस था, करिकुलम था, उसमें पत्र लेखन का विषय भी शामिल कर दिया गया। भारतीय ने ही दुनिया के कई देशों ने प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने, ठीक है, विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। ठीक है, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अब आई बात समझ में। विश्व डाक संघ जो ने कितने वर्ष से कम वर्ग के बच्चों के लिए कब पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की? कितने वर्ष से कम बच्चों के लिए? 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता सन 1972 से शुरू की, सिलसिला शुरू की, मतलब शुरुआत कर दी। किसने? विश्व डाक संघ ने। ठीक है, यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। अब देखो, खासतौर पर बड़े शहरों महानगरों में संचार साधनों में तेज विकास हुआ और अन्य कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, वहां पत्रों का कम उपयोग होने लगा। परंतु देहाती दुनिया, ग्रामीण में आज भी दुनिया चिट्ठियों से चल रही है, वहां पैसी मैसेज चिट्ठियों से पहुंच रहा है। अब तो फिर भी वहां भी काफी बदलाव आ गया, टेक जब से ये मोबाइल फोन नेट की व्यवस्था हुई है, अब का बदलाव आ गया, फिर भी वहां चिट्ठियों से ही चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, इन्होंने किसकी रफ्तार को रोका? चिट्ठियों की रफ्तार को रोका, पर व्यापारिक जो डाक होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उनमें मतलब किस डाक की संख्या बढ़ रही है? वर्तमान में भी व्यापारिक डाक की, याद रखने वाला बिंदु है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर हम बारीकी से इसकी तह में जाएं, इसकी गहराई में, तय मानी गहराई में जाएं, इसको बड़े बारीकी से देखें, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र को न लिखा हो न लिखाया हो। न तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने पत्र नहीं लिखा, ये अनपढ़ है तो उसने लिखाया नहीं हो, और यहाँ पत्रों का किसी ने बेसब्री से इंतजार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, बॉर्डर में आज भी पत्र जाते हैं, उनकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। एक दौर था, एक समय था जब पत्रों का लोग क्या करते थे? महीनों इंतजार किया करते थे। बॉर्डर पे बहुत दूर थे तो महीने लग जाते थे पत्र पहुंचने में। पर अब वह बात नहीं, अब वह बात नहीं। अब तो मोबाइल के टेक्निक आ गया, तुरंत बटन दबाइए, मैं आपका उस व्यक्ति से तुरंत क्या हो जाएगी? बात हो जाएगी। साथ ही साथ आजकल तो बिल्कुल चेहरा देख के बात कर सकते हैं। परिवहन साधनों के विकास ने बहुत
दूरी बहुत घटा दी। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की जो डेवलप हुआ है, ट्रांसपोर्ट जो कल्चर डेवलप हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो डेवलप हुआ है, उसने जो दूरी थी उसको घटा दिया। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था। पहले के ज़माने में संचार का इकलौता एकमात्र साधन क्या था? चिट्ठी थी। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर, संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों। मतलब आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों की, पुरखों मानी पूर्वज, एंसेस्टर, अपने पूर्वज हैं, उनकी चिट्ठियों को सहेजते हैं, संभाल कर रखते हैं और संजो कर व्यवस्थित करके रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, उद्यमी कौन होते हैं? व्यवसाय। उद्यमी में उद्यम मानी जाता है श्रम, मेहनत। उद्यमी कौन होता है? मेहनती, यानी व्यवसायी। कवि, प्रशासक, सन्यासी। सन्यासी देखो बेटा कैसे लिखा हुआ है, गौर से, से के ऊपर बिंदी है, न के ऊपर बिंदी है, या भी तो सन्यासी होता है। दो नए बोलते हैं एक साथ, अपन बोलते हैं सन्यासी, गलत है, सन्यासी। या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। मतलब किन किन लोगों की पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का, रिसर्च का विषय है? बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी यानी व्यवसाय, बिजनेसमैन, कवि, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं जो प्रशासन को संभालते हैं, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचना अपने आप में अनुसंधान का विषय, ठीक है, रिसर्च का विषय। मतलब अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। अगर आज फोन होता, उस समय फोन होता तो पंडित जवाहरलाल ने अपनी पुत्री को क्या करते? फोन करते। पर आज पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, और आज पिता के पत्र जो पुत्री नाम पुस्तक बनी हुई है वो नहीं लिखे जाते, वो नहीं मिलते पढ़ने के लिए। तो देश के करोड़ों लोगों को क्या देते हैं? प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्रों को तो आप संभाल के रख लेते हैं, परंतु जो फोनों में SMS आते हैं उन्हें आप जल्दी ही भूल जाते हैं, या गलत बटन दबा गया तो वो पूरे डिलीट हो जाते हैं। कितने ही संदेशों को आप सब सहेज कर रख सकते हैं? कितने संदेशों को आप सहेज कर रख? सवाल पूछा, कितने संदेशों को? 100, 200, 300। अगर गलती से हो गया, फोन हैंग हो गया, कोई तकनीक खराबी हो गई तो चले जाते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। तमाम महान हस्तियां हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, तिलक हो, उन सब की यादगार उनके पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है, जिनके पत्र आज भी यादगार हैं, धरोहर हैं, हमारी पहचान है। दुनिया के तमाम संग्रहालय यानी म्यूजियम जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। मतलब म्यूजियमों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का क्या है, कलेक्शन मिल जाएगा। संकलन माने कलेक्शन, अनूठा संकलन मिल जाएगा। तमाम पत्र देश, काल, समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। आप पत्रों के माध्यम से उस समय के काल, समाज के बारे में, उस समय के वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, उसके जो भी रीति रिवाज, परंपराएं, सबको जानने का क्या मिल जाएगा? असली पैमाना है। उससे असली जानकारी मिलेगी, उस समय का समाज, देश, काल, परिस्थिति कैसी थी। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में, आज़ादी के पहले मतलब महासंग्राम क्या होता है? स्वतंत्रता लड़ाई जो लड़ी थी उसके दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे। कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे। वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। मतलब अपने परिवारजनों को उन्होंने पत्र लिखा, फिर वो क्या है, म्यूजियम में आज भी संभाल के रखे, और वो उस समय की जानकारी का, इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत बन गया। कुछ लिखा करते थे यहाँ के बारे में, यहाँ ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, यहाँ हमारी सेना ये कर रही है, आज ये किया, तो वो इतिहास की बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो इससे पता लगता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो आज़ादी की लड़ाई भारत में लड़ी जा रही थी, वो कितनी जमीनी मजबूती लिए ना, कितनी जमीनी स्तर से हर लोग इससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो भारत में किसके पत्र सबसे अहमियत रखते हैं, जो हमारी धरोहर है, यादगार है? महात्मा गांधी के पत्र। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया के लिखे हुए आते थे। महात्मा गांधी के पास जो विदेशों पत्र किस नाम से आते थे? अपने पास तो भाई नाम भी आएगा, फलाना मोहल्ला आएगा, फिर कौन सा जिला आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर भारत आएगा, फिर पिन कोड आएगा।
ऐसा आता है। परंतु उस समय महात्मा गांधी का महात्मा गांधी इंडिया लिखा हुआ आता था। क्यों आता था? क्योंकि महात्मा गांधी एक चर्चित, लोकप्रिय, सम्मानित व्यक्ति थे। हैं, वो उसे सब पता लग जाता है गांधी जी कहाँ है, तो डाक विभाग उसे वहीं पे उसी जगह पे पहुंचा दिया जाते थे, क्योंकि गांधी जी भारत के एक लोकप्रिय, जनप्रिय, सम्मानीय व्यक्ति थे। वे जहां भी रहते थे वहां पहुंच जाते थे वो डाक। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। और भी कई नेता थे, उनके साथ भी ऐसा ही होता था। वो भी, उनके डाक भी उन्हीं के नाम से आते थे। बस जो भी है, जैसे श्रीमान वल्लभ भाई पटेल, और सीधा डाक वहीं आता था। श्री लाला लाजपत राय, डाक उनका वहीं आ जाया करती थी। मतलब उनके लिए पूरा पता लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। क्यों नहीं था जोड़? जैसे ही पत्र मिला वैसे ही लिख दिया आंसर, तत्काल, मतलब फैसला ऑन द स्पॉट। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर जवाब पत्र दे दिया करते थे। देखो अब इनकी व्यवस्था देखो कितना आते। ऐसा ही आपको भी होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे सीखना चाहिए। मतलब जो आंसर हमें मिला है, जो टास्क मिला है, उसे तभी तत्काल समाप्त कर दिया जाए। बाधा आती है तो उसका निवारण कर दिया जाए, सलाह ले ली जाए, पूछ लिया जाए। फिर देखो आगे देखो, जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। मतलब दोनों हाथों से लिखा करते थे। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। मतलब तमाम नायक थे, लीडर्स थे, उनके पत्र गांव गांव मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। मतलब पहले के जमाने के लोग जो नायक थे आजादी के आंदोलन के, उनके पत्रों को संभाल के रख रहे हैं, ऐसे रखते थे जो कोई सर्टिफिकेट है उनके पास, उससे कम नहीं मानते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू, मतलब फ्रेम करा के रख लिया है। अगर आज किसी के पास में महात्मा गांधी जी का पत्र हो तो बड़ा ही गर्व महसूस करेगा। लोगों को दिखाई, देखो मेरे पास गांधी जी का लिखा हुआ पत्र है, देखो मेरे पास जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ पत्र है, देखो मेरे पास मोरारजी जी देसाई का लिखा हुआ पत्र है, देखो मेरे पास लाल बहादुर शास्त्री का पत्र है। तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं वे। तो यही है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा सकी हैं। पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में किताबें लिखी जा सकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। डॉक्यूमेंट क्यों? उसमें विभिन्न प्रकार की समाज की, संस्कृति की, राजनीति की, व्यवस्थाओं की, सबकी जानकारी मिल जाती है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखिया है कहाँ, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। ये पत्रों के आधार पर लिखी हुई पुस्तकें हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद जी है, नए लेखकों को बहुत प्रेरक यानी मोटिवेशनल आंसर दिया करते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते, तैयार रहते थे। किसकी तरह? गांधी जी की तरह। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। ठीक है, इनके पत्र बहुत प्रेरक थे। महात्मा और कवि, महात्मा कौन है? महात्मा गांधी। कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में सन 1915 से सन 1941 बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। मतलब महात्मा और कवि के नाम से एक पत्राचार का संग्रह, एक कलेक्शन प्रकाशित हुआ। वो महात्मा और कवि कौन कौन थे? उनके पत्राचार हुआ, उनके बीच में पत्रों का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। कब के बीच का? सन 1915 से सन 1941 के बीच का, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। उसमें बहुत से तथ्यों और उनकी मनोदशा का क्या मिलता है? लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास कब हुआ? भारत में आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल, जो सबसे ज्यादा गुडविल है वो किसकी है? डाक विभाग की है। क्या कहते हैं? सरकारी विभाग, तमाम सरकारी विभाग की तुलना में सबसे अधिक ज्यादा गुडविल किसकी है? डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। सबसे बड़ी बात है, लोगों के दिलों को जोड़ता है, उनके संदेशों को पहुंचा है। मतलब मन से जोड़ता है व्यक्ति को, घर घर तक इसकी पहुंच है। साथ में देखो ना, और भी बताते हैं आपको, ये और भी काम होता है, लोगों को मनी ऑर्डर पहुंचाता है।
गरीब जो उनके बेटे बाहर नौकरी करते हैं, अपने माँ बाप को क्या करते हैं, पैसा भिजवाते हैं, वो भी डाक के माध्यम से ही जा पाता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार, आज भी इनकी हैसियत, इनका व्यक्तित्व, इनका अस्तित्व आज भी बरकरार है, चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो जाए। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, शहरी इलाकों में चाहे आलीशान हवेलियां हो या झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग हो, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियां, मतलब ढाणियां छोटे छोटे गांव रह रहे लोग हो, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार रहता है। दूर दराज इलाकों में, शहरों में, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को आज भी चिट्ठी पत्री का बेसब्री से इंतजार रहता है। मतलब बेसब्री से क्या इंतजार करते हैं, एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों या अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। करोड़, एक नहीं दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए, कथों क्या होता है, कथ क्या होते हैं, चिट्ठियां, अन्य सेवाएं, चाहे मनी ऑर्डर हो, पोस्टल ऑर्डर हो, डिमांड ड्राफ्ट बनाना हो, बचत खाता हो, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आजकल क्या है, बहुआयामी रूप सामने आ रहा है डाक विभाग का। एक तरह से बैंक का काम भी कर रहा है, बीमा का काम भी कर रहा है, बहुआयामी रूप आने लग गया इसका, पार्सल भी व्यवस्थाएं हैं इसकी, बहुत सारा रूप सामने है, तो इसके दरवाजे तक लोग पहुँचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है, देखो लिखा भी है, इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। ये विभिन्न तरह से अपने दायरा बढ़ाता जा रहा है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही जलते हैं। दूर देहात में, गाँव में लोग हैं, गरीब घरों में चूल्हे किससे जलते हैं, मनी ऑर्डर व्यवस्था में। उनसे कोई घर वाला, उनका कोई बाहर है, पैसे कमाता है, अपने बच्चों तक पैसा भिजवा देता है, किसके, डाक के माध्यम, तो डाकिया वहां जाके पैसा दे के आ जाता है। तो चूल्हा जलता है माने घर का खर्च चलता है। गरीब, लाखों गरीब घरों में चूल्हे जलते हैं ना, उनकी रोजी रोटियां, उनके जो भी है घर गृहस्थी का काम, उसी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से चलता है। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक सिस्टम से चलता है। तो मनी ऑर्डर कौन भेजता है, बाहर दूर शहर, उस जगह से दूर बाहर रहकर कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार सदस्यों के लिए पैसा डाक के माध्यम से भिजवाता है, और डाकिया स्वयं खुद जा करके उन लोगों तक पैसा भिजवाता है, देकर आता है। गांवों तक गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया, जो गांवों में बस्तियों में जो लेने वाला जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जो डाकिया आता है ना, डाकिया, वो देवदूत के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में, देवदूत के रूप में देखा जाता है। उसे बहुत ही क्या मानते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं, और होली दीपावली त्योहारों के समय में उसे उचित उपहार देकर उसका सम्मान किया जाता है। और इसी जो पाठ है, इसके कौन है लेखक, अरविंद कुमार सिंह। कुछ समझ में आया, जरूर आया होगा, इसको आप पढ़ेंगे एक बार और समझ में आएगा। अब देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में। देखो, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। देखो, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण क्या बने, विवाद का कारण बने। कला के क्षेत्र में आंदोलन, प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं, कई विवादों का कारण बना है। यह क्षमता फोन एसएमएस द्वारा किए गए संदेश में नहीं है। पत्रों का आकार बड़ा और उनका अस्तित्व स्थायी होता है। उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, पर उनका अस्तित्व, उनका एग्जिस्टेंस स्थायी होता है। उन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। उन और महापुरुषों के पत्रों से क्या लिख सकती है, प्रेरणा ली जा सकती है। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये उत्तर इतना जी पुस्तक पढ़ेंगे, इसको और भी ऐड करोगे। मतलब क्या कारण है कि पत्र जैसा संतोष, सेटिस्फैक्शन, ये क्या है, फोन या एसएमएस नहीं दे सकते। ठीक है, आगे देखिए। पत्रों को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ी कहा जाता है। संबंधी बात है। देखो, खत को क्या है, उर्दू, कागज को कै फॉर कन्नड़, कन्नड़, उत्तरम जाबू, लेख किसको कहते हैं, तेलुगु में। ठीक है, और कड़ित तमिल, पाती हिंदी में कहते हैं, चिट्ठी हिंदी में कहते हैं, पत्र संस्कृत में कहते हैं। आगे देखिए,
पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? पहले तो पत्र लेखन की संस्कृति का जो कल्चर डेवलप किया उसके स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और विश्व डाक संघ ने सन 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित कार्य करने का शुरू की, विश्व डाक संघ ने। आगे देखो, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं हो सकते? धरोहर क्या होते हैं? हमारी पहचान। पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं, मतलब पत्र करते व्यक्ति खुद अपने हाथ राइटिंग में लिखता है, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। वो जिससे उसको पढ़कर प्रियजन होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, बड़े संवेदित होते हैं, उसको पढ़कर बड़े खुश होते हैं, उससे जुड़ पाते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, ठीक है। जबकि SMS को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। SMS को जल्दी भुला दिया जाता है या तकनीक खराब के मिट जाते हैं। पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देश काल समाज को जानने का क्या रहा है? साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में, म्यूजियमों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। उपयोगी और शिक्षावर्धक पत्रों को पुस्तक के रूप में भी रखा जा सकता है, ठीक है। क्या पत्रों की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकती है? पत्रों का चलन न कभी कम हुआ न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता, चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है। क्या है? साहित्यिक कला है। परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल जैसी तकनीकी माध्यम से केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकता में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पत्रों में जो आत्मीयता, ये याद रखना, आत्मीयता, प्रेम, लगाव जो मिलता है वो संचार के साधनों में नहीं मिलता। क्यों? पत्र आता है तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा है। कई बार तो ऐसे फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, हम देखते ही नहीं, अरे पता नहीं कोई होगा इस तरह, तो हम लोग जुड़ नहीं पाते। क्यों? कि उसमें आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, पता नहीं किसका आ गया, अरे आ गया यार, कोई मिलने वाला गया, अरे वही है, कल भी किया था इन्होंने। तो ये मतलब वो लगाव नहीं रहता, आत्मीयता नहीं रहती। आगे देखिए, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए, ठीक है। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि, अगर देखो पत्र लिफाफा भेजते हैं तो उसमें टिकट लगाते हैं।